नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है कृतिका जो है, कृतिका नक्षत्र में राहु का गोचर हो रहा है। आप सबको पता है, हमने आपको बताया था कि ट्रू नोट से ये 19 सितंबर से शुरू हुआ है और मीन नोट से 5 अक्टूबर को शुरू हुआ है। ट्रू नोट से ये मध्य जुलाई तक चलेगा और मीन नोट से ये थोड़ा सा पहले समाप्त होगा। तो ये आप मानकर चलिए जुलाई तक ये राशिफल लागू होगा। और ये जो राशिफल हम आपको आज बताने जा रहे हैं, हालांकि विलंब हो गया है मुझे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये राशिफल अभी बहुत समय है बाकी। आप इसको लग्न से भी देख सकते हैं, चंद्रमा से भी देख सकते हैं। और इसमें हम नवतारा चक्र के जो जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, निधन, मित्र और अतिमित्र, जो 9 तरह का वर्गीकरण है, जो उस आधार पर बताया जाता है, उस आधार पर भी हम बताने की कोशिश करेंगे। मूल रूप से हम राशिफल के अंदर ही उसको बीच-बीच में आपको बताते चलेंगे। तो इसमें एक बार जब देखिए कृतिका जो है, कुछ राशिफल बताने से पहले कुछ बातें इम्पोर्टेंट बता दें। ये सूर्य का नक्षत्र है दशाक्रम में, और सूर्य इसके स्वामी होते हैं। और सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका पहला नक्षत्र होता है। और बहुत सारी गणनाएँ जो है तैत्तिरीय उपनिषद में और अपने यहाँ भी बहुत सारी गणनाएँ कृतिका से होती है। मूल रूप से अधिकांश गणनाएँ अश्विनी से होती है, लेकिन कृतिका आदि से भी होती है। 3 तरह की गणनाएँ होते हैं, अश्विनी नक्षत्र आदि से होती है, कृतिका आदि से होती है और आद्रा आदि से होती है। आद्रा राहु का नक्षत्र से भी होती है गणना। तो कृतिका से भी होती है। तैत्तिरीय का मैंने उल्लेख किया कि तैत्तिरीय उपनिषद में कृतिका से ही गणना की बात की गई है। तो कृतिका पहला नक्षत्र है सूर्य का, ये तीसरे नंबर का नक्षत्र है। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी है और सॉरी उत्तरा फाल्गुनी है, और उसके बाद उत्तराषाढ़ा है। तो कृतिका जो है, इसका पहला जो चरण होता है, बल्कि आपको याद रखिए सूर्य का जो नक्षत्र होता है, सभी नक्षत्र जो है ये अग्निमूलक जो राशियां हैं। पहली राशि है सिंह राशि, पहली मतलब मेष राशि है, उसके बाद सिंह राशि है और धनु राशि। इसके सभी के अंतिम जो नवा अंश होता है वो सूर्य का कृतिका का होता है, या पूर्व फाल्गुनी का होता है, या उत्तराषाढ़ा को होता है। और इसके जो 3 चरण है वो पृथ्वी तत्व में है। ये बेसिकली 2 राशियों को जोड़ने वाला नक्षत्र है। तो ये तो इसमें कृतिका, मैं सॉरी पूर्वा कह रहा हूँ, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इन नक्षत्र होगा। तो माना जाता है कि पहला जो किसी भी उस पर जो होता है नौ तारा चक्र का, पहले चक्र में उसका ज्यादा असर होता है, दूसरे और तीसरे में उसका कम हो जाता है। जैसे कृतिका में जो हम बताएंगे कि सूर्य का नक्षत्र है, तो इसका जो असर होगा सबसे ज्यादा होगा, कृतिका से गुजर रहा है। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी में उसका असर कम हो जाएगा, क्योंकि वो सेकंड फेज में 40 की उम्र के बाद स्टार्ट होता है, तो उसका असर कम हो जाता है। फिर तीसरा चक्र और भी बाद में बुढ़ापे में होता है, तो इसलिए उसका असर तो सभी नक्षत्रों में, जैसे सूर्य के नक्षत्र की बात कर रहे हैं आगे, सूर्य के बाद जो नक्षत्र होगा, सूर्य के बाद चंद्रमा का नक्षत्र होगा या मंगल का नक्षत्र होगा, सभी में क्या कहते हैं, पहला जो नक्षत्र होगा इसके क्रम में उस पर असर ज्यादा देखा जाए। तो ये जो कृतिका में जो ये हो रहा है, जन्म तारा है। और जन्म तारा को लेकर कहा जाता है कि हालांकि जन्म तारा को बहुत सारे लोग पहले भाव से जोड़ते हैं, और जन्म तारा को तो कायदे से पहला भाव क्या है, पॉजिटिव भाव कहा गया है। लग्न को हम बहुत पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन लग्न से हम मृत्यु भी देखते हैं। और इसीलिए कई लोग का कहना है कि इसमें अष्टम से जब संबंध बन जाता है, पहले भाव का किसी तरह से अष्टम से संबंध बन जाता है और बाधक कोई चीजें बन जाती है। जैसे मेष लग्न है, मेष लग्न में क्या होता है, मंगल जो है पहले भाव का भी स्वामी है और 8वें भाव का भी स्वामी है, वृश्चिक का भी है। तो अष्टम का असर आ गया इस पर, और इसका बाधक जो ग्रह होता है शनि होता है। तो इसलिए जैसे मेष पर ये पूरी तरह से लागू होता है कि ये आधे समय आपको फल अच्छा देगा और आधे समय बुरा देगा। तो इसलिए जन्म तारा के समय में लोग कहते हैं, खास तौर पर सेहत के बारे में कहते हैं कि सेहत खराब होने की
या कई बार जाने की स्थिति होती है, इस दुनिया से जाने की स्थिति होती है। तो इसलिए जन्म तारा को दोनों तरह से देखा जाता है। इसके बाद जो तीसरा तारा होता है विपद तारा, वो संपत्ति के संकट को बताता है। तो ये सूर्य से जुड़ा हुआ भाव है, 8वें और माने सूर्य इसके मालिक माने जाते हैं और 8वें और 12वें भाव से इसको जुड़ा मानते हैं। 8वां 12वां त्रिक भाव है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि विपदा की सूचना कहीं न कहीं देता है। तो प्रायः ये संपत्ति की विपदा की सूचना देता है। और इसके बाद जो है प्रत्यरी होता है, 5वां जो तारा होता है प्रत्यरी होता है, ये दुश्मनी को बताता है और आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, दुश्वारियाँ आती हैं, उसको बताता है। मंगल से जुड़ा हुआ ये है, प्रत्यरी को बोला जाता है मंगल से। तो मंगल के कारण दुश्मनी होती है, हम बहुत एग्रेसिव होते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं। तो उसके इसको इसलिए मंगल से जोड़ा जाता है और इसको तीसरे और छठे भाव से भी जोड़ा जाता है। और मंगल आपको पता है तीसरे के कारक होते हैं, छठे के कारक होते हैं, तो इसलिए तीसरे छठे के कारक मंगल होते हैं, इससे जोड़ा जाता है। तो प्रत्यरी यदि तारा है, 5वां तारा है, ये भी डिफिकल्टी को बताता है, दुश्मनी और दुश्वारियों को बताता है। इसके बाद 7वां जो तारा होता है, नैधन तारा बोलते हैं, बध तारा भी बोलते हैं। ये पुराने के विध्वंस को बताता है, जो जैसे कोई चीज आपके पास बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, उसको अब नष्ट होने का समय है। ये जीव मामले में ज्यादा बताता है, खास तौर पर। तो ये जैसे आपके जाने का समय हो या आपके घर में किसी के जाने का समय हो या सामान के मामले में, चीजों के मामले में भी, चीजें जो अब फालतू हो गई हैं, धन संपत्ति से लेकर कोई भी चीजें, तो उसको उसके विध्वंस को बताता है कहीं ना कहीं। तो ये इसलिए भी इसको सबसे कठिन माना गया है, 7वें नैधन तारा को। और ये 8वें भाव से जुड़ा है। इस पर कई लोग इसको गुरु से जोड़कर बताते हैं। फिलोसफिकल बात है, हालांकि गुरु को अपन शुभ मानते हैं, इसलिए कई बार आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इसको गुरु से जोड़कर बताया गया है। या लेकिन मूल रूप से 8वें भाव से जुड़ा है, मृत्यु के भाव को बताता है और मृत्यु को ही रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये 3 तारे जो है सबसे कठिन तारे कहे गए हैं। उसके अलावा संपत दूसरा जो तारा है लाभ से जुड़ा है, इसको हम दूसरे और 11वें भाव से जोड़कर देखते हैं, शुक्र से उसको जोड़कर देखते हैं। 6वां तारा जो है हमारी सुरक्षा और खुशी को बताता है, क्योंकि चंद्रमा से जुड़ा हुआ तारा है, चौथे भाव से भी जोड़कर लोग इसको देखते हैं। इसके अलावा जो छठा तारा है साधक तारा है, साधक तारा इच्छा पूर्ति को बताता है, लाभ से जुड़ा है, 11वें भाव से जुड़ा है। इसको राहु से लोग जोड़ते हैं। राहु कई बार यदि आपकी साधना जीवन की अच्छी है तो अच्छी से देते हैं, तो उससे जोड़ते हैं। इसके बाद मित्र, 8वां तारा मित्र है। मित्र जो है ये एक तरह से शादी साझेदारी वगैरह को बताता है और इच्छा पूर्ति को बताता है। इसको शनि से जोड़ते हैं। ये मैंने कहा कि फिलोसफिकल है, आपको समझना होगा, अपनी वैदिक फिलोसफी को समझिएगा तब जाकर इसको समझना होगा। तो शनि से जोड़ते हैं। शनि क्या होता है, लॉन्ग टर्म में चीजों को देते हैं। तो ये जो 8वां मित्र तारा होता है हमारे जीवन में जो भी, तो वो कहीं ना कहीं शनि हमारे कंटिन्यूअस मेहनत को और उसमें परफेक्शन के बाद जो हमको शनि सर्टिफिकेट देते हैं, बुढ़ापे में हमको जो सर्टिफिकेट समाज जब हमारे परिजन देते हैं, उसको बताता है। तो ये इसके कारण हमको जीवन में बहुत सारी साझेदारियां होती हैं, उससे फायदा होता है, कहीं ना कहीं हमारी इच्छा की पूर्ति होती है, तो इससे संबंधित होता है। और अंतिम परम मित्र तारा बोलते हैं, ये मूल रूप से इसको केतु से जोड़ा जाता है और ये आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति को बताता है। तो 9वां और 12वें भाव को जोड़ा गया है, जो मूल रूप से गुरु काल पुरुष कुंडली में गुरु का भाव है, 9वां और 12वां भाव। 9वां धनु का भाव हुआ और 12वां है मीन का भाव है, तो इससे जोड़कर देखा जाता है। कंसेप्ट लेवल में हम चीजों को आपको बता रहे हैं, इसलिए कि आपको जब हम बता रहे हैं तो इसको जानना चाहिए कि कैसे 9 तारा को देखा जाता है। तो लेकिन इसको केतु से जोड़ा जाता है। केतु जो है मोक्ष के ग्रह है। तो अंतिम विदाई, या जब हम अपने इस जीवन की व्यर्थता को, भौतिक जीवन की व्यर्थता को समझकर अंदर की यात्रा करते हैं, अंदर माने आत्मा की यात्रा करते हैं, परमात्मा की यात्रा करते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है, तो इसको परम मित्र कहा जाता है। और इसमें रिजल्ट ओवरऑल ठीक ठाक रिजल्ट होते हैं, लेकिन भौतिक सफलता के हिसाब से आपको कई बार इसमें उस तरह के रिजल्ट नहीं होते हैं परम मित्र होने के बावजूद। तो मित्रों, अब हम सीधे आ जाते हैं अपने मूल विषय पर, राहु के राशिफल की बात करते हैं। इसको आप लग्न से भी देख सकते हैं, चंद्रमा से देख सकते हैं। ज्यादातर लोग चंद्रमा से देखते हैं, आप चंद्रमा से देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग्न का तारा पता नहीं होता है, लग्न का नक्षत्र पता नहीं होता है। तो हम तो बराबर कहते हैं कि या तो लग्न और चंद्रमा आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा, आपके किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर आप पता लगा लीजिए कि आपका लग्न मजबूत है कि
चंद्रमा मजबूत है। जो भी मजबूत हो वहां से देखने की आदत डालिए। चंद्रमा यदि मजबूत है चंद्रमा से देखिए, लग्न मजबूत है तो लग्न से देखिए। मित्रों, ये मेष राशि के लिए जो ये मेष लग्न और राशि के लिए जो होगा, इसमें दूसरे में राहु का गोचर हो रहा है, क्योंकि ये राहु जो है टॉरस में चल रहे हैं, वृषभ में चल रहे हैं। तो दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव हमारे धन का है। तो धन में कहीं ना कहीं देखिए दो चीजें हैं। चूंकि राहु का गोचर यहाँ पर एक बेसिक और भी बताते हैं। राहु का गोचर जनरली कहा गया है तीसरे भाव में, जो तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में। इसमें हम लोग 10वें को भी जोड़ लेते हैं, लेकिन 10वें में मेरा अपना अनुभव है कि 10वें में जीव मामले में बड़ी दिक्कतें होती है। 10वें में कामकाज में हमको रिजल्ट मिल जाता है, और अर्ली लाइफ में यदि हमको रिजल्ट मिल जाता है तो लेटर लाइफ में राहु दिक्कत देते हैं। तो 10वें को लेकर कंट्रोवर्सी है, लेकिन तीसरे भाव को लेकर, छठे भाव को लेकर और 12वें भाव को 11वें भाव को लेकर सभी लोग मानते हैं कि तीसरे 11वें और तीसरे 11वें और छठे का गोचर राहु का बहुत अच्छा होता है चंद्रमा से। तो उस तरह से आप देखेंगे तो वो, और 10वीं को भी आप इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि भौतिक मामले में वो सफलता को बताता है। तो मेष लग्न राशि की बात करते हैं, तो दूसरे से है तो दूसरा कोई शुभ गोचर तो नहीं कहा जाएगा। तो निश्चित रूप से ये वित्त का है, धन का है। तो आप मानकर चलिए कि ये राहु यहाँ आएगा तो हो सकता है तत्कालिक आपको लाभ दिखाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको हानि दिखाएगा, और आपका माने सूद सहित ले जाने वाली स्थिति होती है, बहुत ज्यादा खर्च करा सकता है। वो उसका कारण हो सकता है परिवार में विवाद हो तो अदालती मामला हो जाए, विवाद का मामला हो जाए, या किसी की सेहत बेहद खराब हो जाए परिवार में, उसके कारण हो सकता है। दूसरा भाव क्या होता है? भोजन का भाव होता है, वाणी का होता है। राहु यहाँ आ रहे हैं, राहु क्या है? विष है। तो विष है तो इस दूसरे भाव में आएंगे तो विषात्मक स्थिति क्रिएट करेंगे। तो आपके घर पर भी उस तरह का खाना, तामसिक खाना बनेगा या जहरीला खाना बनेगा, जो अल्टीमेटली आपको हानि कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, खान पान सादगी से करें इस पीरियड में। यदि आप मेष लग्न जातक हैं तो स्पेशली है, भोजन यदि जितना सादा कीजिएगा, और यदि आप लीकर वगैरह लेते हैं तो हम तो कहेंगे इस पीरियड में बंद कर दें ये। क्योंकि देखिए दूसरे भाव का संबंध 8वें से होता है, 8वां मृत्यु का भाव है, 8वां और तीसरा भाव मृत्यु का, निकासी का भाव है। तो यदि और दूसरा मारक भाव है, तो यदि आपके मारक भाव की दूसरे या 7वें भाव की यदि चल रही हो दशा, या भुक्ति चल रही हो, और आपकी ये हो, तो आपको सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि भोजन के कारण आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट हो या उस तरह की स्थितियां हो, तो भोजन ध्यान रखिए। इसी तरह से वाणी, वाणी हालांकि डिप्लोमेटिक होते हैं राहु, लेकिन केतु और राहु दोनों है, और अभी जो है शनि के प्रभाव में सारी चीजें चल रही है। तो पिछली गलतियों के कारण हो सकता है कि आपका वाणी दोष हो जाए, तो या तो कहीं परिवार में विवाद हो जाएगा वाणी दोष से। और चूंकि दूसरा जो भाव होता है वो 10वें से 5वां भाव होता है, तो कर्म क्षेत्र को भी बताता है। तो पारिवारिक व्यवसाय में या इसमें भी झगड़ा झंझट हो सकता है, या ऑफिस में भी कुछ दिक्कतें हो सकती है, तो आपकी वाणी के कारण। तो वाणी पर सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। और यदि वाकई जो मैंने 8वें भाव कहा, और ये पहले से यदि दूसरे भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो, एक दो ग्रह का पहले से प्रभाव हो, और इस समय राहु आ गए, ये भी पाप ग्रह है, तो 2-3 ग्रह यदि का प्रभाव हो जा रहा है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट, बीमारी वगैरह कुछ, या कोई झगड़ा भी इस तरह का मानसिक कष्ट दे सकता है। इस चीज का ध्यान रखिए। राहु यहाँ है, और सूर्य वगैरह हो, शुक्र हो, तो आपको आंख की समस्या भी इस पीरियड में आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसमें अश्विनी जो है नक्षत्र वाले विशेष रूप से सावधान रहें, क्योंकि अश्विनी जो है, हमें ये अश्विनी जो है बेसिकली शुरू में मैं भूल गया, केतु का नक्षत्र विपत में पड़ रहा है। ये जो है केतु का नक्षत्र विपत में है, तो केतु के 3 नक्षत्र जो होंगे, जिसमें अश्विनी पहला नक्षत्र है, तो ये विपत तारा में पड़ता है। माने विपत मतलब तीसरे तारा है, तो विपत्ति देगा, संपत्ति के मामले में आपको विपत्ति दे सकता है। तो अश्विनी नक्षत्र में, इसमें जो अश्विनी नक्षत्र वाले हैं जातकों, उनको सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, और अन्यथा इनको दिक्कतें हो सकती है। इनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जहां तक क्या कहते हैं, दूसरे शुक्र के तारा की बात करें तो संपत्ति तारा है, तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक लाभ को बता रहे हैं। तो यदि बहुत ऐसे लोगों को आर्थिक लाभ भी हो सकता है, और आर्थिक लाभ न भी हो तो ये अपनी चीजों को कंट्रोल में रख सकते हैं, ये चीजें हैं। इसके बाद जन्म तारा है सूर्य का, कृतिका का पहला, तो कृतिका में स्वास्थ्य के लिए जो मैंने कहा, तो आपको कृतिका वाले को स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, वाणी का ध्यान रखना चाहिए।
अश्विनी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है, उसके बाद कृतिका के जातकों को, क्योंकि कृतिका पर और खासकर 5 अंश के आसपास में चूंकि ये गोचर अभी 10 डिग्री से शुरू हुआ है, अभी 9-10 डिग्री पर चल रहा है राहु का। ये जैसे जैसे होगा, यदि आपके लग्न की या राशि की दृष्टि से 5 डिग्री आगे पीछे हो तो आप सावधान रहिए, विशेष रूप से हम आपको बताएंगे। भरणी के लिए ओवरऑल अच्छा है, भरणी शुक्र का है, वो हमने कहा वो दूसरा तारा पड़ेगा 9 तारा में, तो इसलिए वो थोड़ी सी स्थिति भरणी वाले चीजों को मैनेज करेंगे अच्छी तरह से, उनको लाभ भी हो सकता है। यदि कुंडली दशा भुक्ति अच्छी है तो निश्चित रूप से भरणी के लिए ये अच्छा होगा, ये गोचर। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं, ये वृषभ में लग्न और राशि में गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले राहु आ रहे हैं और ये समय विशद समय है सेहत के हिसाब से, तो सेहत के ध्यान रखिए। टॉरस वालों को हम सबसे ज्यादा कहेंगे, वृषभ वाले लोगों को, कि सेहत का ध्यान रखें, खासकर लग्न जिनका है उनको तो स्पेशली ध्यान रखना है। और आपकी संतान, चूंकि राशि से या लग्न से यदि आप देखिएगा तो राहु 5वें और 9वें घर को डायरेक्ट त्रिकोण में ये करेंगे, दृष्टि भी लोग मानते हैं बहुत सारे लोग, तो वो उस पर इम्पैक्ट होगा। तो संतान के मामले में, एजुकेशन के मामले में, पिता के मामले में, हायर एजुकेशन के मामले में राहु घटाव बढ़ाव दोनों से दे सकते हैं। खासतौर पे जिनकी अच्छी दशा भुक्ति है उनको इस पीरियड में इस मामले में फायदा दे सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि संतान और पिता के मामले में, जीव मामले में आपको सावधान रहना चाहिए स्पेशली। या तो आपकी उनके साथ टकराव दिख रहा है, या उनके जीवन में अचानक से तबीयत खराब हो सकती है, इस तरह की चीजें हैं। आप अपने यहाँ देख लीजिए, आपका यदि कुंडली में टकराव की स्थिति है तो विवाद की स्थिति होगी, अन्यथा उनकी सेहत अचानक से खराब हो सकती है। तो संतान और पिता के मामले में, सेहत के मामले में, अपनी सेहत के साथ संतान और पिता की सेहत, इब्न बॉस वगैरह के गुरुओं की सेहत के मामले में कुछ दिक्कतें हो सकती है। ये दफ्तर में भी अचानक से कुछ परेशानी आ सकती है, क्योंकि राहु क्या होता है, अचानक से चीजें देते हैं, या तो अचानक से समस्या आ सकती है। और यदि इस पीरियड में आपको लंबी यात्रा करने से यथासंभव बचना चाहिए, यदि जाना पड़े तो सावधानी से करें, क्योंकि ये दिक्कत बता रहा है। इसमें कृतिका, चूंकि 3 चरण पड़ते हैं, तो कृतिका को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, जन्म तारा है तो कृतिका का अधिकांश हिस्सा इसी में है, दूसरा तीसरा चरण, तो कृतिका वालों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। रोहिणी अति मित्र है, तो रोहिणी के जातक, और रोहिणी से ही आए हैं, तो रोहिणी को तो ऑलरेडी पीड़ित कर चुके हैं, तो थोड़ी सी रोहिणी वाले को राहत इस पीरियड में मिलेगी। मृगशिरा मित्र तारा में है, तो मृगशिरा के लिए भी अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, ज्यादातर लोगों को आर्थिक लाभ दे सकते हैं, जीव मामले में इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए कि ये लग्न में है और राहु का लग्न में गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। इसके रिजल्ट आपको आज न कल देने ही पड़ते हैं। तो अर्ली लाइफ में यदि आपको फायदा हुआ है और आप मिड लाइफ में है तो आपको क्राइसिस हो सकता है इस पीरियड में, मिड लाइफ में, और या मिड से भी बाद आप आ गए हैं, 60-70 की उम्र में आ गए हैं, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं, 12वें में जा रहे हैं, 12वें का गोचर भी अच्छा नहीं कहा गया है। कहा जाता है 12वें में रहते हैं तो कहीं ना कहीं लग्न को प्रभावित करते हैं, राशि को प्रभावित करते हैं, तो आप अपनी भी सेहत का ध्यान रखें और साथी की सेहत का भी ध्यान रखें, जीवन साथी के भी। यहाँ 12वां जो है ये खर्चे को बताता है, तो अचानक से आर्थिक हानि हो सकती है, कुछ ज्यादा खर्च हो सकता है, या तो स्वास्थ्य कारणों से हो सकता है, या बिजनेस डिसीजन गलत हो सकता है, तो बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। 12वें में कोई भी ग्रह आते हैं, खासकर शनि, गुरु के बारे में हमने बताया है, राहु के बारे को भी ऐड करना चाहिए कि राहु भी 12वें में आते हैं, तो अचानक से लाभ हानि देते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, पुरानी चीजों को असेसमेंट करने का होता है, और राहु तो वैसे भी पीछे जाते हैं, तो यदि आप असेस कर लेंगे तो जब 11वें भाव में आपके जाएंगे तो 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो मिथुन के जातकों के लिए अभी शनि अष्टम में है और ये राहु 12वें में है, तो ये बहुत अच्छा सूचना नहीं है, तो आर्थिक हानि अचानक से हो सकती है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती है, नींद की समस्या हो सकती है, नींद सही ढंग से नहीं आ सकती है, आइसोलेशन में कुछ लोग जा सकते हैं इस पीरियड में, क्योंकि 12वां आइसोलेशन है। ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, जिनकी कुंडलियों में आध्यात्मिक उन्नति दिख रही होगी तो आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। इसमें आद्रा वाले जातकों को सबसे ज्यादा पीड़ा होगी, इसलिए कि राहु जो है, राहु क्या कहते हैं, बद्ध तारा, नैधन तारा में पड़ रहे हैं। नैधन तारा क्या है, ये 7वां तारा होता है, सर्वाधिक खराब होता है, ये पुराने के विध्वंस से जुड़ा हुआ है, तो ये आद्रा, मिथुन में जो आद्रा नक्षत्र वाले हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा पीड़ा हो सकती है इस पीरियड में, 12वें में जा रहे हैं, तो आप जो भी हमने बताया है उस मामले में ध्यान रखना चाहिए। मृगशिरा जो है चूंकि आधा होता है इसमें, आधा पीछे उसमें होता है, तो मृगशिरा का जो तीसरा और चौथा चरण है
इन लोगों का जिसका चंद्रमा हो, लग्न हो, उनके लिए मित्र है, तो स्वाभाविक है थोड़ी सी बेहतर स्थिति आपकी रहेगी। पुनर्वसु के लिए साधक तारा है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है कि लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। तो कई लोगों का भी मैंने चार्ट देखा है, ये 19 तारीख सितंबर में बदलाव या 5 अक्टूबर यदि मानते हैं, यदि तो उससे भी देखिए तो हमसे पुनर्वसु के कई लोगों ने कंसल्ट किया है और मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। तो ये पुनर्वसु के जातकों के लिए भी तो हम कहेंगे कि आप साधक तारा होने के बावजूद, क्योंकि 12वें में राहु का गोचर है, कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं हो सकता है। हाँ, आपकी दशा भुक्ति बहुत अच्छी चल रही है, तो लेकिन शनि अभी न्याय करने बैठे हैं, तो खास तौर पर यंग लोगों को तो फायदा हो सकता है, जिनका एकदम फ्रेश स्लेट की तरह उनका उनका जीवन जो है स्लेट की तरह एकदम साफ स्लेट की तरह है, तो उनके जीवन में बाप दादों का अच्छा कर्म है, तो उनको इस पीरियड में अच्छा लाभ हो सकता है। लेकिन और लोगों को साधक तारा होने के बावजूद भी उस तरह के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, खासकर मिड लेवल के लोग 40, 50, 60 के लोग मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं, और उन लोगों के जीवन में पुनर्वसु वाले लोग भी कहीं ना कहीं संकट में। तो इसलिए हम आपको कहेंगे, पुनर्वसु राम का नक्षत्र था, आप सब जानते हैं, वाल्मीकि रामायण में पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म की बात की गई है। तो पुनर्वसु का मतलब ही होता है पहली बार असफलता, फिर दूसरे बार में सफलता, दूसरे तीसरे में सफलता मिलती है। तो पुनर्वसु वाले को हम विशेष साधक तारा होने के बावजूद सतर्क करना चाहेंगे। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, ये 11वें भाव में जा रहे हैं। 11वें भाव में राहु का गोचर अच्छा कहा गया, हमने बताया आपको, तीसरे छठे 11वें सबसे बेस्ट कहा गया। 11वें 12वें से 11वें में आते हैं, तो ये शुभ गोचर है, ये शुभ गोचर है। तो 11वां क्या है, इच्छा पूर्ति का भाव, हमारे क्या कहलाता है, लाभ का भाव। तो जीवन में हर तरह के लाभ होंगे आपको, हर तरह से, मान प्रतिष्ठा से लेकर काम काज में, सरकार से भी लाभ हो सकता है, बावजूद राहु यहाँ से आ रहे हैं। तो चूंकि 9वां 10वां 11वां यदि मजबूत होगा जिनकी कुंडलियों में, 9वां भाव 10वां भाव 11वां भाव, तो ऐसे लोगों का और दशा भुक्ति ठीक होगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी लाभ की स्थिति बन रही है। प्रमोशन बड़ा हो सकता है, विदेश तक की यात्रा हो सकती है। इसमें केवल पुष्य नक्षत्र वाले लोगों को थोड़ा सा ये बड़े भाई लोगों को, बड़े भाई से 12वां से 11वें से जुड़ा हुआ, तो बड़े भाई को भी लाभ हो सकता है, बड़े भाई से आपको लाभ हो सकता है, नेटवर्क, बड़े नेटवर्क से किसी से भी, एमएनसी वगैरह में भी हो तो हो सकता है। तो ये केवल पुष्य जो है प्रत्यरी तारा में पड़ रहा है। प्रत्यरी क्या है, 5वां तारा होता है, ये मंगल से जुड़ा हुआ तारा है। तो आपके पिछले एक्शन के कारण इस समय दुश्मन हावी हो सकते हैं इस पीरियड में, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। पुष्य नक्षत्र वाले को इसमें थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा सब लोगों के लिए अच्छा है। यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण पड़ता है, 3 चरण तो उसमें हो जाता है, मिथुन में एक चरण, पुनर्वसु का एक चरण इसमें होता है, भगवान राम का भी कर्क में ही था, तो एक चरण ये तो, और अश्लेषा क्षमता, तो इनके लिए यहाँ पुनर्वसु का एक चरण जो है ये रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छा देगा, क्योंकि 11वें भाव में जा रहा है। यहाँ अश्लेषा अंतिम चरण वाले लोगों के लिए अच्छा, अश्लेषा क्षेम तारा है, तो इनके जीवन में भी सुख शांति रहेगी, माता से मिलेगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, जो भी कर सकते हैं, इस तरह की जो चीजें दिख रही है। संतान के मामले में भी कुछ 11वें से 5वें में दृष्टि जाएगी तो संतान से भी फायदा हो गया, संतान की इच्छा पूर्ति होगी इस पीरियड में। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, 10वें घर में ये यहाँ जा रहे हैं। 10वें के बारे में हमने बताया कि 10वां भी माना जाता है, उसमें 3, 6, 10, 11 माना जाता है, वो उपचय भाव माना जाता है, तो अच्छा माना गया है। लेकिन जीव मामले में मैंने हानि देखी है। 10वें में जिन लोगों का ऐसे भी देखिए कि जन्म के समय राहु है, वो बहुत सक्सेसफुल करियर में होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ खराब हो जाती है, खासकर व्यक्तिगत लाइफ बहुत खराब होती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है बहुत सारे लोगों का कि 10वें घर में राहु जो है वो व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित है, अपने परिवार से बहुत पीड़ित है, ससुराल से पीड़ित है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ध्यान रखिएगा। तो और सिंह में है, सिंह सूर्य का ये नक्षत्र, ये है राशि है, लग्न है, तो सबसे ज्यादा आपको इसमें क्या कहलाता है, सावधान रहने की जरूरत है। जीव मामले में विशेष रूप से तो हेल्थ का ध्यान रखना सकता है, खास तौर पर चूंकि ये 10वें भाव में जा रहे हैं, तो पिता, उत्तर भारत में 10वें भाव से लोग पिता को देखते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड जो 9th भाव में देखा जाता है, तो 9th से भी देखिएगा तो दूसरा भाव है, तो पिता की दिक्कतों को बताता है, या तो पिता से आपका विवाद हो सकता है, या उनकी सेहत की दिक्कतें हो सकती है। इवन सरकार से भी सिंह के जातकों में लोगों को सरकार से उलझन की स्थिति दिख रही है। कारण भी वैसे भी देखिए ना, सूर्य ये 10वें भाव में बैठे हुए, सरकार में शनि बैठे हुए हैं, तो इसलिए मकर में शनि बैठे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको बस बहुत सा सरकार से भी उलझन हो सकती है। हम कहेंगे जब भी खासकर वर्क प्लेस चूंकि 10वें भाव में है, जीव क्या कहते हैं, सेवा भाव से आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। सेवा भाव से काम, देखिए
हमारी दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम बचपन से अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव होना सिखा देते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे आगे जो आदमी होता है, सबसे टॉप में बैठा, उस दुनिया का सबसे पीछे आदमी। उदाहरण मैं एक देता हूँ, अभी बिल गेट्स का साथ क्या हुआ? दुनिया के लंबे समय तक नंबर 1 धनी आदमी थे, लेकिन आपने देखा कि वो अभी उनका तलाक हो गया और उनके यंग एज की कहानियां निकल कर आ रही है। आप देखिए एप्पल के बॉस की जो गुजर गए, उनकी क्या स्थिति थी। नीम करौली बाबा तक आकर भारत में उन्होंने 75 में सभी लोग क्या क्या यहाँ से संदेश भारत से लेकर गए थे और असमय वो गुजर गए। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि आप बहुत एग्रेशन से आगे तो बढ़ सकते हो, लेकिन कुछ मामले में आप बहुत पीछे हो। ऐसे भी पृथ्वी गोल है, तो दुनिया में जहां पर आप खड़े हो, टॉप पोजीशन पर भी खड़े हो, तो आपसे भी आगे लोग, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि गोल है दुनिया। ये चौकोर दुनिया नहीं है कि लाइन में सबसे आगे आप रहोगे। वो हमको दिखता है, भ्रम है हमारा। तो इस बात को समझिए। तो इस तो सेवा भाव से काम करें। सेवा, और खासकर सिंह के जातक थोड़ा सा रॉयल होते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि तो इसलिए उनको आध्यात्मिक होना होता है, क्योंकि सूर्य अल्टीमेटली अध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आप सेवा भाव से काम करेंगे तो दिक्कत कोई भी नहीं होगी। बड़े निर्णय लेने से बचें। कोई जो जरूरी हो, यदि आपकी दशा भुक्ति अच्छी है तब ठीक है, और नहीं तो ये है। मघा के नक्षत्र है, चूंकि केतु का नक्षत्र, हमने पहले ही कहा कि केतु जो है विपद तारा में है, तो विपद तारा में मघा आपका पड़ेगा, तो विशेष रूप से पीड़ित ये दिख रहा है। और यदि आपका मघा है तो आपको विशेष रूप से सावधान होना चाहिए। पूर्वा जो है संपत्ति में पड़ेगा और जन्म तारा में उत्तरा पड़ा है, तो उत्तरा वाले लोगों को भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हेल्थ वगैरह के मामले में दिक्कत दे सकते हैं। मैंने बताया ही था कि जन्म तारा वाले को थोड़ा सा हेल्थ, चूंकि 8वें भाव से रिलेटेड हो, बाधक से रिलेटेड हो, तो वो दिक्कत देता है। तो लेकिन पूर्वा फाल्गुनी के लिए थोड़ी सी राहत की स्थिति होगी। शुक्र का ये तारा होता है, और यहीं पर सूर्य यदि आपके पूर्वा के यदि उसमें हो, 5वें नवमांश में हो, तो उच्च के भी हो जाते हैं, सॉरी वर्गोत्तमी भी हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा हो सकता है पूर्वा फाल्गुनी के लिए। अदरवाइज दोनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ओवरऑल आपको थोड़ा सा जीव मामले में सावधान रहने की जरूरत है। भौतिक मामले में आपको कुछ चीजें मिलेंगी निश्चित रूप से। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं, 9वें भाव में ये गोचर हो रहा है। देखिए राहु का गोचर 9वें गोचर में कभी भी अच्छा नहीं मानता। हमारे भाग्य का गोचर है, भाग्य में राहु आ जाए, भाग्य पिता और परंपरा का भाव है, गुरु परंपरा, पारंपरिक गुरु का भाव है। यदि आ जाता है राहु, राहु क्या होता है, विदेशी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो हम अपने पिता की जगह पर विदेशी किसी अपरिचित अनजाने रहस्यमय व्यक्ति को यदि लाकर बैठा देते हैं तो क्या दुष्परिणाम होगा। तो ये चीजें हैं। तो इस पीरियड में राहु यहाँ होंगे तो पिता, गुरु, बॉस से सेहत या विवाद की स्थिति होगी, या तो सेहत खराब होगी उनकी, या आपकी विवाद की स्थिति दिख रही है। इवन हायर एजुकेशन बताता है 9th हाउस, हायर एजुकेशन में दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग ट्रेवल बताता है, तीर्थ वगैरह हो सकता है। राहु का 9th में होना तीर्थाटन को बताता है, तो कुछ लोग तीर्थ में जा सकते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन और एजुकेशन के मामले में भी कुछ दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों की कुंडली में 7वां दूसरा भाव अगर पीड़ित हो, मंगल भाव पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं इस पीरियड में या उनकी दूरी होगी अपने साथी के साथ, जीवन साथी के साथ दूरी हो सकती है। क्योंकि देखिए 9वां जो है वो हमारी शादी विवाह को एक धार्मिक वो देता है, आशीर्वाद देता है। शादियों में क्या होता है, हमारे मदर फादर ससुराल पक्ष से और हमारे हमारे पक्ष से यदि जो लोग आते हैं वो सब आशीर्वाद देते हैं। वो 9वां भाव रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, उनके आशीर्वाद से हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चलती है। तो यदि हमारे 9वें भाव में राहु बैठा हुआ है तो हम अपने क्या करेंगे, लव मैरिज की ओर इशारा करता है, या लव मैरिज ना भी हो सीधे सीधे, लेकिन वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम अपने से परंपरा से बाहर की परंपरा में शादी ब्याह या सब चीज गुरु गुरु खोजेंगे, तो फिर हमारा अपनी परंपरा से कटाव हो जाएगा। और अपनी जड़ से कटे हुए लोगों की क्या स्थिति होती है आपसे, मैंने आप सब लोग समझते हैं। आज हमारी वही स्थिति हो गई, हम शहर में आ गए हैं, गांवों से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, शहर में आ गए हैं। शहर में मूल उत्पादक नहीं होते हैं, और हम सब लोग क्या कहते हैं एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, और अपनी इस नाम पर कि हमको वही जीवन जीना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैंटेसी में हम लोग जी रहे हैं, और इसके कारण हम इस तरह की महामारी और इस तरह के नेताओं को देख रहे हैं। दुनिया भर के नेताओं की क्या स्थिति है, लगातार झूठ बोलकर सत्ता में आना और जनता की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की स्थिति बनी हुई है, तो हम आपको कहेंगे कि इस बात को
ध्यान रखें। इस समय यदि 9th में राहु गुजर रहे हैं तो सलाह वगैरह यदि मिलता है तो समझिए राहु प्रभावित सलाह होगा, तो चेक कीजिए उस सलाह को, दूसरे या तीसरे आदमी से भी कम से कम चेक कराकर ही फाइनल डिसीजन पहुंचे। और बड़े निर्णय से आपको भी बचना चाहिए। उत्तरा के जातक लोग ज्यादा पीड़ित होंगे, उत्तरा फाल्गुनी के, जो कि वो जन्म तारा है। और उसके अलावा अति मित्र तारा में है हस्त, ठीक है, और मित्र तारा में चतरा होगा तो ये भी ठीक है। इन लोगों को आर्थिक लाभ दिख रहा है। कन्या के जातकों में विशेष रूप से 10 डिग्री तक चूंकि उत्तरा फाल्गुनी होता है, इनके जातकों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तुला लग्न राशि की बात करते हैं, 8वें भाव में जा रहे हैं। देखिए 8वें भाव में जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या कहेंगे हम, तो देखिए 8वें 12वें में जाते हैं और 6ठे में जाते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ का ध्यान रखिए सबसे पहले से। इसके बाद फाइनेंस का ध्यान रखिए, क्योंकि दूसरे से कनेक्टेड होता है 8वां, तो फाइनेंस का ध्यान रखिए। और दूसरा जो है 7वें से 8वां भाव होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक रिश्ते को बताता है, और दूसरे 7वें से भी दूसरा होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में भी उतार चढ़ाव को बता रहा है। तो हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, इन तीनों में आपको रखना चाहिए। ससुराल पक्ष की, ससुराल भी बताता है 8वां भाव, तो ससुराल के मामले में भी कुछ दिक्कतें हो सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 8वां स्कैंडल को बताता है। राहु जैसा ग्रह है, आकस्मिक मृत्यु को बताता भी है, तो इस समय किसी की आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। यदि आपकी भी आयु 8वें भाव में कोई ग्रह आता है, मेजर ग्रह, तो वो 8वां जो कि आपकी आयु से जुड़ा हुआ है, तो मृत्यु को भी बताता है। यदि पूर्ण आयु में है या आपकी मृत्यु की अवस्था आ गई है तो आप उस तरह की चीजों का शिकार हो सकते हैं। स्कैंडल में स्पेशली कहेंगे, क्योंकि स्कैंडलस समय है ये, तो स्कैंडल में आ सकते हैं। शनि भगवान न्याय करने के लिए बैठे हुए, तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि शुक्र का ये है राशि है, शुक्र के जातक जो है थोड़ा सा यदि आप देखिए इस तरह से पीड़ित होते हैं, तो इसलिए हम आपको स्पेशली बताएंगे। और स्वाति जो है वो नैधन तारा में पड़ रहा है। 7वां जो तारा है राहु का तारा है, तो राहु का स्वाति नक्षत्र होता है, ये नैधन तारा है। मतलब स्वाति के जातक जो होंगे, चाहे राशि में या लग्न से, ऐसे लोगों को विशेष पीड़ा हो सकती है। स्पेशली राशि वाले को ज्यादा पीड़ा हो सकती है। चित्रा मित्र में है और विशाखा साधक में है, तो ये लोग के लिए ठीक है, भौतिक लाभ इन लोगों को मिलेगा तुला के जातकों को। लेकिन हम स्वाति के जातकों को स्पेशली कहना चाहेंगे कि वो सावधानी रहे। मित्रों, वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। वृश्चिक में 7वें में जा रहे हैं। 7वां क्या है? 7वां हमारे संबंधों को बताता है। देखिए पहले अभी चल ही रहा है, 7वें में राहु है, इसका मतलब है केतु होगा लग्न में, तो आपको लग्न माने आपका नोडल एक्सिस से प्रभावित है। तो जिनकी जो कुंडलियों में बिलगाव का समय होगा, बिलगाव दिखेगी साथी के साथ निश्चित रूप से। वो किसी तरह से हो सकता है, तलाक के माध्यम हो सकता है, किसी और माध्यम से हो सकता है, मृत्यु तक की स्थिति हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। साथी का ध्यान रखिए इस पीरियड में। और ये जो यदि आप व्यवसाय में भी है, तो भी व्यवसाय में ये मिक्स रिजल्ट देगा। कुछ लोगों को फायदा हो गया, दशा भुक्ति अच्छी होगी, कुछ लोगों को हानि होगी। ये घर से दूरी, 7वां क्या है? विदेश तक के ट्रेवल को बताता है, तो घर से दूरी को बता रहा है। तो कुछ लोगों को नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है या विदेश तक की यात्रा हो सकती है। ये अनुराधा जो है, इसमें बीच का होता है हिस्सा अनुराधा। तो अनुराधा जो होता है इसके जातकों को 3:20 से 16:40 तक होता है, तो प्रत्यय में पड़ रहा है अनुराधा, तो विशेष रूप से ये लोग पीड़ित हो सकते हैं। तो विवाद की स्थिति या साथी के मामले में ऐसे लोगों के जिनके जीवन में दाम्पत्य संबंध अच्छे नहीं होंगे, उनके जीवन में कुछ इस तरह की पीड़ा दिख रही है। जब विशाखा जो है साधक में है, तो विशाखा का तो एक चरण पड़ेगा, और ज्येष्ठा जो अंतिम 4 चरण होते हैं, चारों होते हैं। ज्येष्ठा पूरा इसी में होता है, खष्ट होता है, ज्येष्ठा के साथ ही खत्म होता है ना, ज्येष्ठा के सारे 30 डिग्री पर खत्म हो जाते हैं। तो छेम में पड़ रहा है ज्येष्ठा, तो भौतिक लाभ को बता रहा है। तो कहीं ना कहीं ज्येष्ठा और विशाखा के लिए ओवरऑल ठीक है, लेकिन इसको अनुराधा वाले को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि वृश्चिक के लिए शनि का गोचर अच्छा है, गुरु का भी गोचर ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा असर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि कुंडली में राहु प्रभावित यदि कुंडली है, तो निश्चित रूप से आप प्रभावित हो सकते हैं। धनु लग्न राशि की बात करते हैं। 6ठे भाव में ये गोचर हो रहा है, ये शुभ गोचर होगा। 6ठा गोचर अच्छा है, तो क्या होगा? 6ठा क्या हो? शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, तो इन सब चीजों से आपको फायदा होने जा रहा है। शत्रु नाश हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा आपसे आप जीत सकते हैं आसानी से, कंपटीशन में आप आगे हो सकते हैं। इब्न रोग में सुधार भी दिख रहा है। आप बैंक वगैरह भी बताते हैं, लोन वगैरह बताते हैं, तो लोन वगैरह के मामले में भी आपको हो सकता है। बस लग्न वाले लोगों को हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अभी स्पेशली
और जब भी पीड़ित रहेंगे, अभी पीड़ित है गुरु और आपके लग्नेश है, राशिश है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। लग्न वाले को हम जरूर सेहत के मामले में कहेंगे। पूर्वाषाढ़ा के जातकों को विशेष फायदेमंद है, इसलिए कि शुक्र जो है दूसरे में पड़ रहा है ना, मैंने संपद में पड़ रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये आर्थिक लाभ को भी बता रहा है। मूल जो है विपत में है, क्योंकि केतु का तारा है तो विपत में पड़ रहा है, और जन्म तारा में उत्तराषाढ़ है, तो दोनों के जातकों को ज्यादा सावधानी रहिए हेल्थ के मामले में। मूल के जातक को और उत्तराषाढ़ा के जातकों को हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। विपत वाले को फाइनेंशियल भी लॉस हो सकता है, मैंने मतलब मूल वाले लोगों को बस फाइनेंशियल भी लॉस हो सकता है। ये दशा भुक्ति, यदि दशा भुक्ति आपकी अच्छी चल रही है तो नहीं होगा, दशा भुक्ति खराब होगी तभी आपकी स्थिति खराब होगी। ओवरऑल धनु अच्छा है, मैंने जो ट्रेडिशनल ढंग से देखेंगे तो अच्छा आप धनु को कहेंगे। देखिए हम लोग 12 राशियों से या 27 नक्षत्रों से प्रेडिक्शन करने की कोशिश है, दुनिया में अरबों लोग हैं, तो इसलिए इफ बट्स तो लगेगा ही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत इफ बट्स और बहुत ज्यादा टेक्निकल बताते हैं। टेक्निकल इसलिए बताते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो एकदम आपको राशिफल से या तारा से बता देते हैं और आप उससे खुश हो जाते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में दशा भुक्ति उसके अनुरूप नहीं है तो आपके लिए वो कुंडली जो बताया जाता है वो लागू नहीं होता। इस बात को समझने की जरूरत है। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें पांचवें में गोचर है, पांचवें में गोचर बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या है, पांचवा संतान का भाव है, हमारे मंत्र जाप का भाव है, हमारी शिक्षा का भाव है, रोमांस का भाव है। तो ऐसे मामले में स्पेशली हम जीव मामले में कहेंगे तो संतान की के साथ यदि बनाव नहीं होगा या उनके साथ रिलेशन ये उनकी हेल्थ में किस समस्या हो सकती है, रोमांस के मामले में रिलेशनशिप में उठापटक हो सकता है, ये तो चलेगा ही। राहु आएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो है ही। शिक्षा के मामले में कुछ लोगों को फायदा हो सकता है और कुछ लोगों को हानि हो सकता है, ये आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा। क्रिएटिविटी, राहु कुछ मामले में बहुत क्रिएटिव बनाएंगे आपको, खासकर आईटी वगैरह में है या आप मार्केटिंग वगैरह में है। लेकिन देखिए राहु का कहा जाता है कि शुरू में देते हैं फायदा और बाद में घाटा देते हैं, तो यही चीज हम आपको मकर के जातकों के लिए कहेंगे कि तत्कालिक जो फायदा है वो बाद में आपको हानि में पहुंच सकता है। तो स्पेशली खासकर जो लोग जिनका शनि अच्छा नहीं है कुंडली में, ऐसे लोगों को सावधान करना चाहेंगे। मकर के जातकों को 5th में राहु चल रहा है आपको, और मार्केट, शेयर मार्केट, सट्टेबाजी वगैरह से तो एकदम, लॉटरी वगैरह सब बचना चाहिए, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए अनुकूल नहीं है। बहुत सारे लोग गलत रास्ते पर इस पीरियड में जाएंगे। राहु आए हैं 5th भाव में, मंत्र भाव का है, ये हमारी पवित्रता से है, चौथा पांचवा पवित्रता है, चौथे और पांचवें में जब राहु होते हैं तो हमारे मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता, शांति को खलल डाल देते हैं। तो क्रिएटिविटी भी होती है, भौतिक सफलता को दिखा देता है कई बार, लेकिन वो अल्टीमेटली हानि करता है, तो इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि देखिए शनि का गोचर अच्छा है, हाँ, लेकिन शनि उन्हीं को देते हैं जो लंबी तैयारी करके जीवन में चलते हैं, उनका 30 साला गोचर होता है, तो उस गोचर को जो समझता है उसी को देते हैं, हम हमारे और आप जैसे साधारण लोगों को नहीं देते। उत्तराषाढ़ा के जातक ज्यादा पीड़ित होंगे। 3 चरण होगा उत्तराषाढ़ा का, एक ही चरण होता है धनु में, पहला चरण, और तीसरा चौथा दूसरा तीसरा चौथा जो चरण होता है ये उत्तराषाढ़ा इसमें होता है मकर में, तो ये ज्यादा पीड़ित हो सकता है। श्रवण अति मित्र में पड़ेगा और धनिष्ठा जो है मित्र में है, तो आर्थिक फायदा देगा मकर के जातकों को। और चूंकि शनि का गोचर भी अच्छा है, राशि और लग्नेश जो है आपके अच्छे हैं और अभी तो डायरेक्ट भी हो गए हैं, तो निश्चित रूप से श्रवण और धनिष्ठा में जिसका चंद्रमा हो, लग्न हो, उन सबको ये फायदा भौतिक रूप से सफलता देने जा रहे हैं। कुंभ के जातकों की बात करते हैं, चौथे में जा रहे हैं। हमने अभी क्या बताया, पांचवें और चौथे में राहु जो है ना हमारे मन को कहीं ना कहीं करप्ट कर देते हैं, तो इसलिए 4th में आ रहे हैं तो मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, तो माता की के साथ बनाव खत्म हो जाएगा या उनकी हेल्थ संबंधी कोई समस्या हो जाएगी, और या आपके अपने मानसिक अवसाद में आप जा सकते हैं। तो इसलिए कुंभ के जातकों, और कुंभ के जातकों के लिए 7.5 चल रही है चंद्रमा वाले को, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपको, आपके लिए ये राहु का गोचर भी बहुत अच्छा नहीं है चौथे में जाकर, ये आपके ये जरूर है कि आध्यात्मिक है तब अच्छा है, क्योंकि देखिए राहु या केतु जब भी हमारे क्या कहते हैं मोक्ष भाव में होते हैं तो हमको मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं, और राहु थोड़ी सी पीड़ा के बाद ले जाते हैं, दोनों ले जाते हैं, पीड़ा के बाद ही ले जाते हैं। राहु ज्यादा पीड़ा देते हैं क्योंकि भौतिकता में आपको फंसाते हैं, फिर जाकर वहां से गिराकर फिर लेकर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुंभ के जातकों के लिए मानसिक अवसाद की स्थिति दिख रही है। भूमि वाहन के मामले में भी कुछ दिक्कतें हो सकती है, कुछ
चीटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस बात को, चूंकि शनि का गोचर अच्छा नहीं है आपके लिए, शनि वहां जा रहे हैं, आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, ये आ गए यहाँ, तो शनि और राहु जैसे ग्रह आ गए, तो ये कहीं ना कहीं, और अभी न्याय का समय है, तो जो लोग एकदम फ्रेश है उनके लिए थोड़ा सा चढ़ाव हो सकता है। जो फ्रेश लोग एकदम 20-25 साल के लोग हैं, कुंडली अब जिनके बाप दादों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो उनको कुछ रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो 50 के आसपास में है, 40 के आसपास है, जिन्होंने कुछ कर्म किए हैं और अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो उनको इसके बुरे रिजल्ट भोगने पड़ सकते हैं। तो इसलिए कुंभ के जातकों को, और स्पेशली शतभिषा नक्षत्र इसमें 20 का होता है, 6:40 से लेकर 20 डिग्री तक का होता है शतभिषा नक्षत्र। ये राहु का नक्षत्र, राहु जो है निधन तारा में पड़ रहा है, माने 7वें तारा में पड़ रहा है, और आपको पता है ये डिस्ट्रक्शन का समय है। तो और शनि भी डिस्ट्रक्शन बता रहे हैं 12वें भाव में बैठकर, चौथे भाव में भी बैठा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, माता की सेहत खराब हो सकती है, तो अपनी भी सेहत का ध्यान रखिए, माता की सेहत का भी ध्यान रखिए। धनिष्ठा चूंकि वो मित्र में है और साधक में पूर्व भाद्रपद है, तो इनको इनको कुछ थोड़ा सा आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन हम आपको सावधान करेंगे। तो कुछ घर वाहन जिन लोगों की इच्छा पूर्ति होनी होगी, तो उन लोगों को घर वाहन के मामले में कुछ हो सकता है। ये ज्यादातर लोगों को इस समय ये खर्च करा करा देंगे कहीं ना कहीं, कुछ न कुछ दिक्कत बता रहे हैं। मीन लग्न राशि की बात करते हैं। मीन लग्न राशि में तीसरे भाव में जा रहे हैं, तीसरा का गोचर हमने बताया है अच्छा, तीसरा छठा 11वां हमने कहा है ये राहु का अच्छा है, तो तीसरे भाव में जा रहे हैं तो ये अच्छा है। और देखिए मीन के साथ क्या है कि गुरु का गोचर भी अच्छा है अभी, और शनि का भी गोचर, सब 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो इसलिए 11वें का वो गोचर, ये तीसरे का गोचर, तो कहीं ना कहीं ये सब लोग कहीं ना कहीं देने जा रहे हैं। तो तीसरे में ही जा रहा है तो पराक्रम बढ़ाएगा आपका, पराक्रम से लाभ होगा, भाग्य भी खुलेगा कोई कई लोगों को, यहाँ से राहु भाग को आपके पक्ष में भी करेंगे। आपके छोटे भाई लोग या जो भी मित्रवत लोग जो होंगे, उन लोगों से आपका सहयोग दिख रहा है। क्रिएटिव फील्ड में है या संचार के फील्ड में है, तो आपको आईटी फील्ड में आपको फायदा दिख रहा है, कम्युनिकेशन मीडिया के फील्ड में है, मार्केटिंग फील्ड में है, सब में आपको लाभ दिख रहा है। कई लोगों को तीर्थ यात्रा वगैरह मिलेगा, लंबी यात्राएं भी हो सकती है, विदेश तक से भी फायदा। तीसरा विदेश होता है चौथे से 12वें होने के कारण, तो विदेश से संबंधित इच्छा पूर्ति का समय है। इसमें पूर्व भाद्रपद साधक नक्षत्र है, तो पूर्व भाद्रपद के लिए भी अच्छा है, रेवती नक्षत्र के लिए भी अच्छा है, क्योंकि रेवती 6 तारा पड़ेगा, तो इनके लिए भी अच्छा है। बस उत्तर भाद्रपद में प्रत्यरी में पड़ रहा है, तो जो पिछले दिनों, जो आपने पिछले सालों में जो गलती की होगी पुराने लोग, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए, या आपको अपने रिसोर्स जो आपने अनबैलेंस्ड होकर खर्च किया होगा, तो रिसोर्स की कुछ कमी हो सकती है आपको। हालांकि लाभ में शनि गुरु बैठे हुए हैं, तो वो फायदा दिखा रहे हैं। तो मित्रों, राहु के बारे में थोड़े से कुछ जो विचार मैंने इकट्ठे किए वो आपसे शेयर किए। यदि आपको ये पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।